ठीक है। देखिए अगला टाइप है वो हम देखते हैं। अगले टाइप का जो नाम है वह है वस्तु समान करना। ठीक है। तो वस्तु समान करने का मतलब क्या होगा, देखिए इस टाइप का पहले कंसेप्ट समझते हैं कि इस टाइप का मतलब क्या है, और उसके बाद में हम इसे हल करना सीखेंगे। ठीक है, पहले मतलब समझेंगे। चार वस्तु 5 रुपए की दर से खरीदी, मतलब ऐसा है कि हम कोई चार वस्तु खरीद लेते हैं, तो कितने रुपए की दर से हमने खरीदा है? 5 रुपए की दर से खरीदा है। तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं, जैसे ये जो चीज है इसका आप कितना रुपए देंगे? 20। ठीक है। तो एक भाई ने कहा कितने रुपए? 20 रुपए। क्या सही है? पीछे बात नहीं कीजिए, आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है। टाइप को समझने के लिए मैंने एक सवाल किया, चार वस्तु 5 रुपए की दर से खरीदी, तो आपको कितने रुपए पे करने होंगे? तो आपने कितना बताया? 20 रुपए। क्या सभी सहमत है? ठीक है, सभी सहमत है। कोई असहमत व्यक्ति बताइए, हाथ खड़ी कीजिए कि मैं असहमत हूं। ऐसा नहीं होगा। अब देखिएगा, मैं इस बात को ऐसे लिखूं, चार वस्तु प्रति 5 रुपए की दर से। ठीक है। अब प्रति 5 रुपए, तो इस बात का मतलब चार का 5 से गुणा किया, कितना आया? तो क्या ऊपर वाली लाइन में प्रति लिखा हुआ है क्या? एक का है? नहीं है। तो फिर इस बात का मतलब पता है क्या है? आप ऐसे समझिए जैसे इलायची है या फिर ऐसी कोई चीज है, तो छोटी मोटी चीजें हैं, वह ऐसे भी बिकती हैं काउंटिंग के हिसाब से। ग्राम के हिसाब से तो बिकती बिकती हैं, वजन के हिसाब से, काउंटिंग के हिसाब से भी बिकती हैं। तो आप ऐसे समझिए चार इलायची की कीमत कितनी है? 5 रुपए। आप उसे 20 रुपए देने तैयार हो रहे हैं। ये समस्या है। तो पहली जो बात है ना, उस बात का मतलब ये न है कि आपको 20 रुपए पे करने हैं, समझे ना मेरी बात? नहीं तो बहुत आसान सी चीज होती। आसान चीज होने मतलब चार वस्तु 5 रुपए दर से खरीदी, तो आप कहेंगे 20 रुपए का हमने खरीदा, और चार वस्तु 6 की दर से बेची, तो 6 का 4 का 24 रुपए में बेच दिया। अब 20 की चीज आप 24 में बेच देते हैं, तो इस बात का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस बताना बहुत आसान होगा। सही बात है ना? परंतु ये ऐसा नहीं है। ये चीज क्या है? ये एक भाव है। अगर मैं ऐसा कहता हूं कि चार इलायची 5 रुपए की मैं देता हूं, तो ये उसका भाव है। अब मेरे पास चार इलायची नहीं है, इस बात का मतलब ये भी नहीं है। अगर मान लीजिए मैं कोई भाव बताता हूं, मैं कोई दुकानदार हूं और मैं ऐसा कहता हूं कि चीनी 40 रुपए प्रति केजी है, तो आप ये थोड़ी समझेंगे इस दुकान वाले के पास सिर्फ 1 किलो चीनी है, या फिर दुकान वाला ऐसे थोड़ी समझ रहा है कि वो 40 की लेगा, वो कितनी भी ले सकता है। सही बात है ना? ये जो चीज है वो क्या है? भाव है, जो केजी के रूप में होता है। वैसे ही वस्तुओं के रूप में जो भाव होता है ना, वो ऐसे लिखा जाता है, पांच वस्तु सॉरी चार वस्तु 5 की दर से। इस बात का मतलब चार वस्तु कितने रुपए में खरीदी जाएगी? 5 में। अगर आप 8 वस्तु मांगेंगे तो वो 2 गुना पैसा लेगा, 10 रुपए। अगर आप 12 वस्तु मांगेंगे 3 गुना, तो आपसे 3 गुने पैसे लिए जाएंगे, कितने रुपए? 15 रुपए। ये एक भाव है। आप इस बात को समझे होंगे। इस बात का मतलब 20 रुपए नहीं है। चार वस्तु आपको मिली है और कितने रुपए की मिली है? 5 रुपए की। इस बात का मतलब यही है। ठीक है। तो मैं इसे मिटा देता हूं। जो चीज आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर रही थी ना, वो मैंने क्लियर कर दी। हमने इसे सही से पढ़ा। अब देखिए, और चार वस्तु 6 रुपए की दर से बेचता है, तो देखिए उस व्यक्ति ने खरीदा क्या? तो हम लिखते हैं कॉस्ट प्राइस, खरीदा, और एक सेलिंग प्राइस, दो तरह के नाम लिखेंगे। इसने चार वस्तु खरीदी है, तो हम लिखते हैं चार वस्तु, और उन्होंने कितने कितने रुपए दिए हैं? 5 रुपए। 5 रुपए दिए हैं। और हमने बेचा कैसे? हमने बेचा इसे चार वस्तु 6 में, तो हमने चार वस्तु को बेचा और उसके कितने रुपए दिए? 6 रुपए। अब एक बात बताइए, अगर हमने चार ही खरीदी वस्तु और उन चारों को ही बेच दिया, तो बताइए उन वस्तुओं से क्या मतलब है? अगर हमें प्रॉफिट और लॉस बताना है, तो हमें इससे किससे मतलब होगा? उनके रुपए से। बस यही टाइप का नाम है, वस्तु क्या करना? समान करना। अगर आप वस्तु समान कर देते हैं, तो सवाल के जवाब आ जाएंगे। इस सवाल में पहले से ही वस्तु क्या है? बराबर हैं। सही बात है ना? पहले से ही क्या है? बराबर है। बराबर करने की जरूरत न पड़ी। तो देखिए हम इस सवाल का जवाब कैसे कहेंगे, तो हम इन वस्तुओं को काट देते हैं, इनका कोई महत्व नहीं है। अगर हमें लाभ और हानि की गणना करनी है प्रतिशत के रूप में, तो फिर हम तुलना करेंगे। कॉस्ट प्राइस अगर 5 है और उससे हमारा 6 रुपए बन रहा है, तो हमारा कितना फायदा हो रहा है? 1 रुपए का। अब 1 रुपए का फायदा कितने पे हो रहा है? वो 5 पे। हमेशा कॉस्ट लिखते हैं, हमने 5 लिखा, इंटू क्या कहेंगे? 100। 5 को 100 से काटने पे बताइए क्या आया? 20%। जैसे मैंने आपको कहा था कि पहला टाइप आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। अब देखिए फिर से पहला टाइप आ गया। आ गया ना? पहला टाइप जो हमने पढ़ा था ना सबसे पहले, ये हम तीसरा टाइप पढ़ रहे हैं। ये पहले टाइप से हल की हुई बात है, जिसमें हम कहते हैं कि कितना बढ़ रहा है? 1 रुपए बढ़ रहा है। कितने रुपए में बढ़ रहा है? बेस वैल्यू इसकी 5 रुपए है, उस पर बढ़ रहा है। इंटू हमने 100 कहा, इंटू हमने 100 कहा, तो इस बात का मतलब 20% लाभ सवाल का सही जवाब होगा। अब आप इसे अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, और मैं अगले सवाल पे पढ़ूंगा, आराम से लिखिए।
कोई समस्या है तो उसे पूछ लीजिए अभी, ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि अभी सवाल में अगर कोई समस्या आप लेकर बैठ जाएंगे तो आगे दिक्कत होगी बहुत सारी। ठीक है, कोई भी क्रॉस क्वेश्चन आप कर सकते हैं, है ना, इससे रिलेटेड कोई भी बात आप पूछ सकते हैं। देखिए, लिखने के लिए हम ज्यादा समय आपको नहीं देंगे, ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखिएगा, पहले मत लिखिए, पहले देखते रहिए, पहले समझिए आराम से, लिखने वाला काम हमेशा बाद में कीजिए। टाइप का नाम है वस्तु समान करना, ठीक है, चार वस्तु हमने पांच की खरीदी और चार वस्तु हमने छह की बेच दी, तो वस्तुओं से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि खरीदी जितनी हमने बेच दी, हमारे पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है। तो पैसा जो है पांच से हमने छह कमाया, 1 रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ, 5 रुपए पर 100 पे ये कितना होगा, ये बात थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। ठीक है, लिखा होगा सभी ने, पीछे लिखा है भाई, लिख लिया ना, ठीक है चलिए। ये लीजिए दूसरा सवाल। हर टाइप में क्या होता है, एक फेवरेट सवाल होता है एग्जामिनर का, फेवरेट का मतलब वही सेम सवाल पूछता है, वो डेटा भी वही, आंसर भी याद कर सकते हैं आप उसके, ऐसा। मैं वो सवाल भी बताऊंगा, इसमें एक फेवरेट सवाल है, जैसे मैंने कल बताया था ना, 11 मीटर कपड़ा बेचकर 33 मीटर कपड़े के, ऐसे वाला वो सवाल है ना, वो उसका फेवरेट था वैसे। अगर दिखाई नहीं दे रहा तो आप आगे पीछे बैठ सकते हैं, क्योंकि जो लाइट्स का रिफ्लेक्शन है ना, वो आपकी जगह बदलने से सही हो जाएगा। 44%, ठीक है। देखिए, आपने क्रॉस वाला मेथड लगाया, अच्छा क्रॉस जिसने 44 बताया कैसे किया है, क्रॉस वाला मेथड, ठीक बात है। क्रॉस वाला मेथड देखिए थोड़ी देर काम करेगा, बाद में बंद हो जाएगा, इसलिए मैं क्रॉस वाला मेथड काम में नहीं लूंगा। ठीक है, अब मैं देखिए क्या काम में लूंगा, देखिएगा एक बार। आपने सवाल लिखा है तो देखिए, छह वस्तु 5 रुपए की दर से खरीदी, तो हम खरीदने वाला जो सिस्टम है वो यहां लिखेंगे, हमने क्या खरीदा, हमने खरीदा छह वस्तु, छह वस्तु और कितने रुपए की, 5 रुपए। तो इस बात का मतलब आप समझ चुके होंगे कि छह वस्तु 5 रुपए की है, तो इस बात का मतलब ये 30 रुपए की नहीं है, छह वस्तु का ही मूल्य पूरा 5 है। ठीक है, इसमें प्रत्येक का नहीं लिखा कि हम उसे 30 कहते हैं, अगर ऐसा लिखा लिखा होता छह वस्तु 5 रुपए प्रति दर से, प्रति का मतलब एक का भाव 5 रुपए है, तो फिर 30 होता है, ये ठीक बात है ना, वो लिखना जरूरी होता। अब मैं बेचने वाला मूल्य लिखता हूं, बेचा क्या, तो बेचा हमने क्या, 5 वस्तु, तो 5 वस्तु हमने कितने की बेची, 6 रुपए की। अब देखिए, इस सवाल को हम सीधा रुपए से नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, हम ऐसे नहीं कर सकते, पांच की चीज हमने 6 रुपए कमाया, एक का प्रॉफिट 5 पर 100 पे, क्यों, क्यों नहीं, देखिए ऐसा क्यों नहीं हो सकता। आपने छह वस्तु खरीदी, उसमें से बेची पांच ही, एक अपने पास रख ली, अब हो सकता है वो एक पड़ी बड़ी खराब हो जाए और उसमें आपको लॉस हो जाए, या फिर एक पड़ी बड़ी पता नहीं 5 रुपए की थी, 5 लाख रुपए वैल्यू हो जाए। मान लीजिए बिटकॉइन खरीदा आपने, पहले 1 रुपए का भाव का मिलता था, आज से 10 साल पहले 1 रुपए में नहीं था, मजाक की बात ना है। हमारे साथ एक टीचर थे, ठीक है, वो मुझे भी बार बार कह रहे थे कि बिटकॉइन खरीद लीजिए सर, बिटकॉइन खरीद लीजिए, मैंने सोचा ऐसा ही है ये, मैंने बेफालतू में क्या पैसा लगाना है ऐसी चीजों पे, उन सर ने बिटकॉइन खरीदी, मजाक की बात ना, मैं आपको एक रियलिटी वाली बात बता रहा हूँ, उस समय जो भाव था ना बिटकॉइन का, वो 50 पैसे 58 पैसे ऐसे कुछ था, आज पता है कितना है, शायद 58 लाख 78 लाख ऐसे कुछ है, एक बिटकॉइन की कीमत, एक बिटकॉइन की कीमत 78 लाख रुपए है, और उस समय 10 साल पहले 0.50 पैसे 0.58 पैसे, 1 रुपए भी नहीं था, सोच के देखिए। अब उन सर ने वो बिटकॉइंस खरीदे थे, अब वो ना तो कॉल उठाते हैं और किसी से उनका संपर्क नहीं है, पता नहीं कहाँ गए वो, ये बात क्यों उठाओगे बताओ, अगर मान लो 10-12 भी अगर बिटकॉइन है तो बढ़ाई है, वाकई में वो पैसे वाले हो गए अब। तो देखिए ऐसा है कि इस छह में से हमने पांच को बेच दिया, वो बची हुई कितनी चीज है,
एक, उसका हमें कोई अंदाजा नहीं है, तो फिर हम इस सवाल को वैसे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड चीज है, वो हमारा क्या प्रॉफिट होगा क्या लॉस होगा ये नहीं तय कर पाएगी। तो देखिए हमारे टाइप का नाम बताया गया है। अगर एक बात सोचिए, देखिए पीछे वाला सवाल हम क्यों कर पाए, पीछे वाले सवाल में वस्तुएं क्या थी, बराबर थी। ठीक बात है ना, वस्तुएं क्या थी, बराबर थी। तो हम देखिए क्या करेंगे। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये एक्चुअल में क्या है कि एक्चुअल में ये 6 वस्तु 5 की दर से खरीदी, 5 वस्तु 6 की दर से बेची, ये न तो वस्तु है, ये एक भाव है। मतलब आप 6 रुपए 6 वस्तु खरीदते हैं, उसे कितने पैसे देते हैं, 5, और आप 5 वस्तु जब बेचते हैं तो उसका 6 रुपए आप कमाते हैं। अब उसमें वस्तुएं कितनी है वो आपको पता नहीं है एक्चुअल में, ये सही बात बताऊं तो आपने कितनी खरीदी है, आपको ये भाव बताया गया कि 6 वस्तु 5 रुपए की, आप दुकान वाले को कहेंगे मुझे 30 वस्तु दे दीजिए, तो वो आपको एक पैसा बताएगा तो मुझे इतना पैसा दे दीजिए। सही बात है ना। अब वो जितना सामान आप खरीद के लेके गए हैं वही तो बेचेंगे आप, ऐसा ही है ना। एक बार थोड़ा सा समय लगेगा देखिए इस सवाल को समझने में। देखिए हमारे टाइप का नाम क्या है, वस्तु बराबर करना, वस्तु बराबर करना हमारे टाइप का नाम है ना। तो अगर हम देखिए इन वस्तु को बराबर कर दें तो सवाल हल हो जाएगा। तो बताइए मैं क्या करूं कि ये बराबर हो जाए। तो मैं ऐसा करता हूं कि इसे तो किससे गुणा कर दूं, 5 से, और इसे गुणा कर दूं 6 से। देखिए इस 6 वाले को यहां लिया हूं, इसको यहां लिया हूं, पर ये ध्यान रखना है वस्तुओं को ही बराबर करना है, पैसों को मत कर दीजिएगा। आप पैसों को कर देंगे सर 6 इन कर देना 5 इन 30 रुपया बराबर हो जाएगा ना, ऐसा ना करना आप। ठीक है, वस्तुओं को बराबर करना है तो वस्तु बराबर करनी है। तो जैसे मैं 5 को 6 से गुणा करूंगा कितनी वस्तु हो जाएंगी, 30। अब एक बात सोचे, देखिए ये एक चीज का भाव है कि 6 वस्तु 5 रुपए की मिलती है, अगर उससे आप 5 गुना सामान मांगेंगे तो वो आपको क्या करेगा, 5 गुना पैसा लेगा। ऐसी तो बात है। तो बताइए 30 वस्तु कितनी की हो जाएगी, तो आप ऐसे कहेंगे कि 30 वस्तु जो है वह कितने रुपए की हो जाएगी, 5 5 25 रुपए। बढ़िया, ठीक है। तो उसी प्रकार से अगर आप बेचे हैं तो 6 का 5 से गुना 30 वस्तु, वही 30 वस्तु आप बेचे, ठीक है, तो आपको कितने रुपए मिलेंगे, 6 6 36 रुपए। अब देखिए आप इस बात को तय कर सकते हैं, वस्तुएं बराबर हो गई, जैसे हमने कहा कि वस्तु बराबर कर लीजिए सवाल का हल हो जाएगा। देखिए 25 रुपए की वस्तु 36 रुपए में बेच रहे हैं तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, 11 का प्रॉफिट है। सही बात है ना, 11 हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट, लाभ हो रहा है, ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, वो कितने रुपए पे मिल रहा है, 25 पे। हमेशा इसी पे करना है, ठीक है, हमेशा क्रम मूल्य पे होता है। इंटू हम क्या करें, 100, ताकि हम परसेंटेज में इस चीज को बता सके, तय कर सके। अब देखिए अब मैं इसे काट देता हूं, मैं इसे 25 से काटता हूं, 100 को कितनी बार, 4 बार, 11 का 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ये आंसर ऐसा। ठीक है, तो इस बार क्या हुआ, इस बार ये हुआ कि हमें वस्तुओं को बराबर करना पड़ा, और हमारे टाइप का नाम भी यही है, वस्तु बराबर करना, और हर बार सवाल का जवाब हम इसी तरह से देंगे, ये बात। अब आपने मान लीजिए क्रॉस प्रोडक्ट वाला तरीका जो लगाया है, मैं इस सवाल को थोड़ा बहुत भी उल्टा पुल्टा कर दूं ना तो आपका क्रॉस प्रोडक्ट फेल हो जाएगा। मतलब मैं इसको पहले कह दूं इसको बाद में कह दूं ना तो क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो फिर ऐसा तरीके का क्या फायदा, सही बात है ना। जो एक जगह काम कर रहा है और थोड़ा सा क्वेश्चन को बदलते ही वो काम न करे, तो इसलिए वो काम में मत लीजिए। सवाल का जवाब क्या होगा, 44%। लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर से रिपीट कर देंगे, आप लिख लीजिए पहले, ठीक है, ताकि आपके दिमाग की टेंशन खत्म हो जाए लिखने वाली, और आप अच्छे से इस बात को समझ पाए। ठीक है, सभी ने लिखा है, तो देखिए बताते हैं। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए कि हम कोई चीज वजन में, जो वजन में बेची जाती है ना, उसका भाव कैसे बताते हैं, चीनी के भाव मिल रहा है 30 रुपए प्रति केजी, ऐसे ही होता है ना। अब मान लीजिए कि आप 30 रुपए प्रति केजी चीनी लेके आए और आपने उसे बेच दिया अपने घर की दुकान पे ले जाकर 40 रुपए प्रति केजी, तो आप उससे बता देंगे कि 10 रुपए का हमें फायदा हो रहा है, कितने पे, 30 पे इंटू 100। उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, समझे मेरी बात। तो उसमें क्या हुआ कि आपने ये जो चीज कर रखी है 30 रुपए प्रति केजी, तो आपने 1 किलो का पैसा ले रखा है, और आप जब बेच रहे हैं तब भी आप किसका भाव बता रहे हैं, 1 किलो का बता रहे हैं, इसलिए आप पैसों की तुलना कर पा रहे हैं, ये बात है। परंतु मैं आपको ऐसा कह दूं कि आप खरीद के लेके आए हैं 100 रुपए में 3 किलो चीनी, और आप बेच रहे हैं 2 किलो चीनी 50 रुपए की,
तो फिर बाद में ऐसा ना हो पाएगा, फिर हमें ये देखना होगा कि 1 किलो का भाव क्या है। समझे ना मेरी बात? ठीक है। तो वैसे ही क्या होता है कि देखिए, जो वजन वाली चीज होती है ना, वो वजन के रूप में बिकती है। वैसे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो काउंटिंग में बिकती हैं, जैसे पेन, पेन वजन में थोड़ी बिकते हैं, वो तो काउंटिंग में बिकते हैं। तो आप ऐसा समझिए कि 6 पेन की कीमत 5 रुपए। ठीक है, एक दुकान वाला 6 पेन बेचता है और 5 रुपए लेता है। अब ये जो चीज है ना, वह भाव है किसी चीज का, समझे ना? जैसे ऐसे हम कहने 30 रुपए प्रति केजी, तो वजन वाली चीज का भाव ऐसे बताया जाता है, 30 रुपए प्रति केजी। वैसे वस्तुओं वाली चीजों की मतलब जो यूनिट के रूप में बेची जाती है ना, उनका भाव यूनिट बोलकर उसका पैसा बोला जाता है। 6 पेन 5 रुपए की दर से बेचे जाते हैं। ठीक है। अब फिर हमने, सॉरी, खरीदे जाते हैं और बेचे कैसे हमने? 5 पेन बेचे और कितने रुपए लिए हमने? 6 रुपए। अब हमारे पास जितने भी पेन है उनका ट्रांजेक्शन हमें करना है। अब हमारे टाइप का नाम है वस्तु बराबर करना, इसलिए देखिए हमने इसको 5 से गुणा किया ताकि ये 30 हो जाए, और इस 6 को हम यहां लेके आए ताकि ये भी 30 हो जाए, ताकि 30 पेन पर हम ऐसे देख सकें कि 30 पेन का खरीद मूल्य क्या था और 30 पेन का बेचने वाला मूल्य क्या था। समझ गए ना? हमें उसको एक चीज पे कन्वर्ट किया, ये बात है। तो 30 वस्तु को जैसे देखिए, अगर आप 5 गुना सामान लेंगे किसी व्यक्ति से, तो 5 गुना पैसे भी तो लेगा, तो 5 इससे भी गुना होगा, तो वो आपसे 25 रुपए मांगेगा। और आप बेच कैसे रहे? आप 6 गुना सामान बेचते हैं, 6 5 30 पेन बेचते हैं, तो 6 6 आपको 36 रुपए प्राप्त होते हैं, क्योंकि ए जो आपके इस सेट का कीमत 6 रुपए था, तो 6 गुने सेट का कीमत आपकी 36 रुपए होंगी। 25 की चीज 36 में है, तो फिर नॉर्मल सी बात, परसेंटेज तय करना है इसमें। तो समझे ना मेरी बात? ये बात। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये भाव है। ठीक है, ये बात ना है कि 6 ही खरीदे हैं उसने और यहाँ 5 ही खरीदे हैं, ये दोनों भाव हैं। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। देखिए, आगे कुछ सवाल करेंगे ना, आप अच्छे से समझ पाएंगे। ये मोस्टली पूछे जाने वाले सवाल हैं, ऐसा ना है कि मैं आपको बहुत टफ चीज करवा रहा हूँ, बहुत इजी सी चीजें हैं ये देखिए, ये है फेवरेट सवाल, वो जो इस टाइप में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। हर एक टाइप का एक फेवरेट सवाल होता है, जिसके डेटा भी वही रहते हैं, और 11 10 10 11 है ना, ऐसे ही रहे। तो आंसर क्या है आपका? 21%। ठीक है, देखते हैं। देखिए, तो पहले आप ऐसा लिख लीजिए, खरीदा, फिर लिखिए बेचा। 11 वस्तु कितने में? 10 रुपए। और फिर बेचा कैसे? 10 वस्तु कितने की? 11 की। ऐसा ही है ना? ठीक है। अब देखिए, हमारे टाइप का नाम यही है। टाइप का नाम जो है ना, बस वो काम कर लीजिए, कभी भी सवाल गलत नहीं होगा, कभी भी, कैसा भी सवाल हो, कितना भी खतरनाक हो। आप इससे एक्सट्रीम लेवल का सवाल भी लेके आएंगे ना, तब भी कुछ नहीं हो। ये पता है कौन से लेवल का सवाल है? इसमें ये पहले लेवल का ही सवाल है। अभी जो हम टाइप पढ़ रहे हैं ना, उसमें लेवल होते हैं, जैसे पहला लेवल, फिर दूसरा लेवल, फिर तीसरा लेवल, चौथा लेवल। एग्जाम पर निर्भर करता है कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वही बात है, देखिए, एक आरएएस का एग्जाम होता है और एक राजस्थान पुलिस का एग्जाम होता है। हाँ, राजस्थान पुलिस के एग्जाम में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आरएस वालों से नहीं होंगे, पर वो कुछ ही होंगे, एक दो ही, है ना? वो ऐसा नहीं चाहता कि सभी के सभी कर लेंगे लोग। मैथ्स के क्वेश्चनों में भी ऐसे कुछ क्वेश्चन होंगे जो बहुत खतरनाक लेवल क्वेश्चन होंगे, पर बचे हुए 9 जो क्वेश्चन है ना, मान लीजिए 10 क्वेश्चन है, उसमें से एक खतरनाक है, तो बचे हुए 9 तो बहुत ऐसे ही हैं। ये बात है। तो ये एग्जाम के लेवल पर निर्भर करता है, ये बहुत बेसिक सा सवाल है। अब इसमें देखिए हम क्या करेंगे। जैसे हमने आपको बताया कि आपको वस्तुओं को बराबर करना है, ये वस्तु है, इनको बराबर करना है। 10 को यहां लिख दीजिए और 11 को यहां। ये 110 हो गई, 110 हो गई। अब एक बात बताओ, 110 वस्तु लिखकर मैं करूंगा क्या? मुझे तो मतलब पैसों से है, तो मैं एक स्टेप कम कर देता हूं। तो 10 का अगर मैं 10 से गुणा करता हूं, तो बताइए कितने रुपए आएगा? 100 रुपए। तो मैंने वो स्टेप कम कर दिया कि 110 वस्तुएं, समझे ना? ताकि क्यों लिखे, देखिए उसका कोई मतलब ही नहीं था, उसे तो हम काटेंगे। अब देखिए 11 वस्तु अगर हम, देखिए 11 को 10 से गुणा करेंगे, यहां पर भी 110 वस्तु होंगे, पैसा कितना कितना मिलेगा उसका? 11 का 11 से गुणा 121 रुपए, ये लीजिए। अब हम इस चीज से, रुपए से इस चीज की तुलना करेंगे, आंसर आ जाएगा। वही बात। अब देखिए 100 रुपए से 121 है, वो कितने रुपए बढ़ रहा है? 121 कितने पर? 100 पर। इंटू क्या कहें? 100। ठीक है, तो सवाल का जवाब क्या होगा? 21%। 21%, ये क्या होगा, लाभ या हानि? बताइए क्या होगा? लाभ, प्रॉफिट होगा ऐसा। ठीक है, तो मैंने एक स्टेप थोड़ा सा कम कर दिया। मैंने उस पैसे को जब गुणा किया ना, तो सिर्फ और सिर्फ मैंने इससे इसको गुणा किया है और इसको इससे गुणा किया है, क्योंकि इस वस्तु का कोई महत्व नहीं है। वस्तु को बराबर करने के लिए हमने ये सब कुछ किया है, ये बात। अब आप इस बात को मतलब समझे होंगे कि हमने क्या किया, एक भाव को एक वस्तुओं पर सेट किया, और वो वस्तु कितनी है यहाँ पर? 110 की। 110 वस्तु कितने की खरीदी जाती हैं और 110 वस्तु कितने की बेची जाती हैं, और उसके आधार पर हम इस बात को तय कर पा रहे हैं, ये बात है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई क्रॉस क्वेश्चन आपके सामने है तो आप पूछ सकते हैं, क्लास में पूछिए एकदम से, है ना। मैंने आपको ये बात कही है कि कोई भी चीज अगर आपको समस्या क्रिएट करके देती है तो आप उसे चालू क्लास में पूछ सकते हैं, ठीक है। एक दूसरे से डिस्कस ना कीजिए, मेरे से पूछिए, मैं बताऊंगा, कोई बात नहीं। मेरे से यहाँ कोई भी सवाल पूछ को थे, कोई दिक्कत को नहीं। क्लास में क्लास को पूछो ना तो ज्यादा बढ़िया रहा, मैं दूसरी चीजें भी जानू हूँ थे भी पूछ को, बताओ। मैं एसएससी के बारे में जानता हूँ, बैंकिंग के बारे में जानता हूँ, टीचिंग लेवल के एग्जाम के बारे में नहीं जानता। आप एसएससी के बारे में पूछेंगे तो मैं आपको ये भी बता दूंगा एसएससी को डीवी किया हुआ है, कौन सी ट्रेन से जानो है, मेट्रो कौन सी पकड़नी है, कौन से गेट पे उतरना है, और खट्टे भी को सेंटर आओ। मैंने 7 बार एसएससी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया है, ये बात है। तो मैंने आधी रात में अगर नींदे में भी छोड़ देना तो मैं सही चल जाऊं, ये पूछने की जरूरत को नहीं खड़ी है बात। बैंकिंग के बहुत सारे एग्जाम मैंने क्लियर किए हैं, रेलवे के बहुत सारे एग्जाम क्लियर किए हैं, पोस्ट ऑफिस राजस्थान के जो एलडीसी वेलडीसी के एग्जाम है वो निंदे में दे लो दे ले, क्योंकि हमारा मैथ्स रीजनिंग और इंग्लिश और हिंदी ये लैंग्वेज वाले सभी पार्ट अच्छे हैं, सिर्फ एक चीज बढ़िया नहीं है, जीके। जीके हमें बिल्कुल नहीं आता, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, छोड़ देंगे जीके। हम 150 का पेपर मानते हैं, 200 का मानते ही नहीं है। 150 में से लेके आएंगे नंबर, ये बात है। 150 में से ले आते हैं 147, कभी 150 से पार भी ले आते हैं। जीके का सवाल करा तो हाँ, इसी कोई बात को नहीं। 10 सवाल करें मान लो, 10 में से या तो 10 गलत हो गया, दो या 9 गलत हो गया, कई बार यहाँ भी हो 6 सही हो गया, तो भी अपन के देखे जाए पॉजिटिव, तो 150 से ज्यादा भी आ जाता है, तो हमारा स्कोर ऐसा होता है, ये बात है, ठीक है। तो आपको कोई भी तरह की चीज पूछनी है ना, इससे रिलेटेड, कोई एग्जाम से रिलेटेड कोई भी तरह की बात आप पूछ सकते हैं, बस मैं आपको टीचिंग लेवल के एग्जाम के बारे में नहीं बता पाऊंगा, ये बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटाऊं मैं इसे, आप समझे होंगे। चलिए अगला सवाल ये देखिए, सुनीता 80 टॉफियां, इस बार एक डेटा दिया है, 80 टॉफी आपको खरीदनी है, 80 पर फिक्स कर दिया उसने, ठीक है। 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदी, भाव है ये कि 5 रुपए में 4 के भाव से, और बेचे कैसे, 4 रुपए में 5 के भाव से। देखते हैं कितने लोग इस बात को कर पाते हैं। कितना, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, जो गलत है गलत बोल। 36% हानि, देखते हैं। क्या आपने क्रॉस प्रोडक्ट अपनाया वैसे, या वस्तु को बराबर किया, देखते हैं। ठीक है, मैं लिखिए लिखता हूं, एक बार देखिएगा। खरीदा, बस देखिए, हर बार सवाल सेम होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खरीदा और बेचा, हमने दो नाम लिखा। हमने खरीदा क्या, इन 80 टॉफियों को छोड़िए, सुनीता को भी छोड़िए, सुनीता का ध्यान रख रहा के होते, ये वजह को नहीं हो रहे सवाल। 80 टॉफिया ने भी छोड़ो, कोई मतलब कोई। 5 रुपए में कितनी है, 5 रुपए में 4, 4 टॉफी है, ये वस्तु बोल दियो, एक ही बात है, 4 वस्तु या फिर टॉफी जो भी है, क्योंकि अगर यहाँ रुपए है तो इस बात का मतलब फिर वो वस्तु है। अब देखिए आगे, चार, अब बेचा कैसे, हमने बेचा कैसे है, 4 रुपए में कितनी बेची, 4 रुपए में 5 टॉफी या वस्तु, ये हम बेच रहे हैं, ये बेचने का भाव है। और ये पूरा कैलकुलेशन पता है कितने का है, ये 80 टॉफियां खरीदे सुनीता ने, 80 में ट्रांजेक्शन किया उसने, 80 खरीदी और 80 बेच दी। अब हमें उस 80 से कोई मतलब नहीं है, हम उस तरह से सवाल को करेंगे नहीं, क्योंकि देखिए, जितना प्रॉफिट एंड लॉस 40 टॉफी पे होगा उतना 80 पे होगा और उतना एक पे होगा, सही बात है ना। प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा क्या है, एक वस्तु पर और पूरी वस्तुओं पर बराबर ही होता है। तो फिर इसलिए हम इन 80 का हिसाब नहीं रखेंगे। आप 80 को भी ले सकते थे, कैसे, आप इन 4 टॉफियों को 80 बनाएंगे तो किससे गुणा करेंगे, 20 से, इसे 20 से गुणा करना होता, 80 टॉफी बन जाएंगे और पैसा भी आ जाएगा उसका, सही बात है ना। आप इन 5 वस्तु को, यहाँ 5 टॉफियों को 80 बनाना चाहते हैं तो किससे गुणा करेंगे, 16 से, ये 16, 80 टॉफियां बन जाएंगी और उससे वो हिसाब हो जाएगा। पर हम ऐसा नहीं करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे। अब एक बात नोटिस करिएगा, जो क्रॉस प्रोडक्ट अपना रहे थे, क्या उनसे सवाल हुआ,
क्रॉस प्रोडक्ट अपनाने वाले से नहीं हुआ। कारण क्या है पता है? कारण ये है कि 5 रुपए ईंधन आ गया और वस्तु ईंधन आ गई, जब वो उत्सुक हो गया। इस वजह से क्रॉस प्रोडक्ट फेल हो गया। अब आप पता है क्या है, आप नीचे वाले डेटा ऊपर वाले डेटा को कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार 4 से 25 प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, जैसे जो भी है ये समस्या है। इसलिए देखिए हमें क्या करना है, इसलिए देखिए हमें क्या करना है, हमें ये वस्तुएं बराबर करनी है, तो वस्तुओं की तरफ ध्यान दीजिएगा। वस्तु इस बार इस तरफ नहीं है। आप ये गलती मत कर बैठिएगा कि इनने 4 से गुना करना है, 5 से 20 रुपया बराबर करके करोगे। 20 की बेची 20 की खरीदी तो कुछ नहीं हुआ। ये बराबर नहीं करना, ये वस्तु बराबर करनी है। तो 5 है वो तो यहां आएगा और 4 है वो यहां आएगा। उन 80 का कोई महत्व नहीं है, हम 20-20 टॉफियों पे ही हिसाब कर लेंगे। जितना प्रॉफिट और लॉस 20 पे होगा उतने उतना ही परसेंटेज आगे 80 पे ही होगा। सही बात है ना? ये कर रहे हैं हम। तो देखिए अगर ये कितने 5 से जैसे गुना करूंगा तो बताइए कितनी वस्तु होंगी। तो हम कहेंगे 25 रुपए में, हमें 25 रुपए में क्या मिलेगा? 25 रुपए में 20 टॉफी, 20 टॉफी या फिर वस्तु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 का इससे गुना करेंगे तो क्या? 16 रुपए में कितनी वस्तु, कितनी? 20 टॉफी। ठीक है, अब आप बताइए 20-20 टॉफी पर अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस तय करें तो हाँ हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उतना ही 80 पे होगा। देखिए 25 से 16 क्या हुआ? 25 से 16 लॉस हुआ, कितने का? 9 रुपए लॉस है। कितने पे? 25 पे। इंटू क्या कहें हम? 100। तो देखिए 4 का 9 से गुणा, बताइए क्या हुआ? 36% हानि। ये सवाल का सही जवाब है। ऐसा ऐसा करना है हमें। ठीक है, अब भी हमें वस्तु ही बराबर करनी है। मतलब सवाल कैसा भी हो, हमारा काम वस्तु को बराबर करना है, और ये ध्यान रखना है कि वस्तु पहले है या फिर बाद में है, उस हिसाब से उसको एडजस्ट करना है, ये बात है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे, इसे लिखिए आराम से। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? देखिए मैथमेटिक ऐसी चीज है, जैसे आप किसी व्यक्ति को साइकिल चलाते देखते हैं तो बिना देखने से यहाँ लगे बस यही तो है, हैंडल पकड़ना है, पेडल मारना है, चलानी है बस। पर भी के बाद में भी बैठे हुए रो पड़े है। सही बात है ना? बैठ के चलावा जना समझ आवे कि पेडल भी एक सागे गोला कर, हैंडल भी एक सागे कौन घूमे है। उकसू हो जाए सिस्टम, या तो हैंडलिंग करे वो व्यक्ति जो पहली बार साइकिल चलाता है, वो या तो हैंडल उसको सही पकड़ता है, या फिर वो पेडल कौन मारो भूल जाए, मल्टीटास्किंग नहीं कर पाता उसका दिमाग। सही बात है ना? या फिर वो उसको एडजस्ट नहीं कर पाता, ये बात है। तो वैसे ही क्या है कि देखिए अगर आपको यहाँ मैं जो बता रहा हूँ वो समझ में आ रहा है तो बस काफी, एक बार के लिए आप अपने से ज्यादा उम्मीद मत करिएगा। आप ऐसे सोच रहे एक बार मैं सवाल न हल कर दूं, अगर नहीं हो पा रहा है तो मायूस मत होइए, और ऐसा भी मत समझिए कि मुझे समझ में ना आ रहा। आपको बात समझ में आ रही है, परंतु आपको थोड़ी प्रैक्टिस की आवश्यकता है, ये बात है। ठीक है, जीके में तो की हुआ थे देखो जीके के टीचर की कभी शिकायत को नहीं आवा, सबसे ज्यादा टीचर की शिकायत आवन है कोचिंग में, वो मैथ की है। मारा समझ में नहीं आ रही, इया है बिया है। अब समझ में क्यों नहीं, एक बात सोच देखो, 25 ने 16 घटावा तो 9 लिखा है। हाँ कैलकुलेशन की वजह से भी अपना आपने यह समझ लिया माना, बात समझ में नहीं आ रही। कैलकुलेशन वाली चीज को हटा दीजिए और उसके बाद में देखिए आपको कोई समस्या है तो कोई समस्या नहीं है, सवाल समझ में आना चाहिए। उसके बाद में अब ये चीज निर्भर करती है आप पर कि आप इसे एक बार में कर लेते हैं, 2 बार में, या 3 बार में। आप जितनी बार में करते हैं आपको उतनी बार में करना होगा। आप अगर कहें तो मैं आपको ऐसा कंटेंट भी पढ़ा सकता हूं जो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, पर आपके काम आए ना आए वो फिर देखिए फिर क्या करूं। सही बात है ना? या फिर ऐसा कंटेंट पढ़ाऊं जो एग्जाम में आए, ऐसा कंटेंट पढ़ाना ज्यादा सुटेबल रहेगा जो एग्जाम में आए। सही बात है ना? क्योंकि जैसे आप एग्जाम में जाके देखें और मैंने आपको पढ़ाया वो बढ़िया लगे, उससे कोई मतलब नहीं है। मेरे बढ़िया लगने से लगने से क्या होगा, आपके काम आना चाहिए। सही बात है ना? ये चीज काम आएगी इसलिए। ठीक है, और ऐसी बात नहीं कि समझ में नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है। देखिए चल रहा है एकदम से बढ़िया तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये लीजिए। इस बार सवाल बदल गया। अब ये क्रॉस से नहीं होगा, क्योंकि इसमें देखिए पैसे का हिसाब दे रखा है, कितने रुपए का लाभ हुआ? 45 का। और हमें पूछा क्या? बेचे गए संतरों की संख्या। इस बार नंबर पूछ ली, संख्या पूछ ली। ठीक है, मुझे बताना होगा, तो फटाफट लिखिए, फिर मैं बताता हूं सवाल कैसे होगा।
ठीक है, देखिए आपने अगर सवाल लिखा है तो मैं बताता हूँ, देखिए कैसे करना है। सवाल लिखने के बाद में इस तरफ देखिए, है ना, क्योंकि आप खुद करेंगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि ये नई चीज है, इसलिए देखिए अभी हमें वही काम करेंगे। देखिए मैं इसे लिख देता हूँ सीपी कॉस्ट प्राइस, इसे क्या लिख देता हूँ, सेलिंग प्राइस, खरीदना और बेचना। ठीक है, बस वो हिंदी में नहीं लिख रहा, इंग्लिश में लिख रहा हूं ताकि जल्दी लिखा जाए। 34 रुपए में 8 की दर से संतरे खरीदे, तो हम लिखते हैं 34 रुपए और 8 संतरे, ये खरीदा हमने, ये खरीदने में लिख दिया। उसके बाद में हम बेचने का लिखते हैं 57 रुपए में 12 की दर से बेचा, तो 57 रुपए में हमने क्या बेचा, किसकी दर से, 12 संतरे बेचे। ठीक है, अब हमारी टाइप का नाम बताइए क्या था। ठीक है, सवाल चाहे कुछ भी हो, कैसा भी सवाल हो, हमें क्या करना होगा, सबसे पहले वस्तु को क्या करना होगा, बराबर करना होगा। ठीक है, तो हम वस्तु बराबर करते हैं। आगे वाला सवाल में पढ़ ही नहीं रहा, इसने कहा 45 रुपए का लाभ होता है, कितने संतरे हैं ये बता दीजिए। अब आप ऐसे मत सोचिए, देखिए तो बेचे गए संतरों की संख्या याद कीजिए, तो आप ऐसे मत सोचिएगा कि 57 रुपए में 12 की दर से बेचा तो ये 12 संतरे बेचने वाले ना, 12 की 12 उसका भाव है, मतलब 12 संतरे अगर बेचता है तो 57 रुपए लेता है। ठीक है, ये एक भाव है, ये वो चीज को तय नहीं कर रहा। तो देखिए हम क्या करें, वस्तु भी बराबर करें, तो वस्तु भी बराबर कैसे करें, देखिए इस 8 को और 12 को हम एक जगह लेके आए, तो 8 और 12 का एलसीएम क्या होता है, 8 और 12 का एलसीएम क्या होता है, 24। 24 होता है ना, सही बात है ना। अगर देखिए मैं यहाँ 12 से गुणा करूं, यहाँ 8 से गुणा करूं, तो बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, गुणा करना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं इस चीज को ज्यादा लंबा नहीं लेके जा रहा। और मैं इस चीज को क्या कर रहा हूँ, 8 और 12 24 पे सेट हो सकते हैं, 24 अंतरों पे हो सकते हैं ना। ठीक है, तो 8 को किससे गुणा करेंगे, 24 बन जाए 3 से, और 12 को किस पे, तो क्या वस्तुएं बराबर हो जाएंगी, एक बार कंफर्म कर लीजिए। 8 3 24, 12 2 24, ठीक है, ओके है ना, हो जाएगी। अब मैं अगर 12 से इससे गुणा करता, इसे 8 से गुणा करता, तो क्या गलत हो जाता, ना नहीं होता। परंतु देखिए 12 को इससे गुणा करते तो 34 को भी 12 से गुणा करना पड़ता, कैलकुलेशन बड़ी बन जाती है हमारी, इसलिए हमने नहीं किया। अब करना क्या है, देखिए आपने ये सीख लिया कि हाँ ये काम करना है, उसके बाद में कुछ भी नहीं है, उसके बाद में यही है, इसका 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 90 प्लस 12 102 रुपए, 102 रुपए ये कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, और उसमें 8 3 हमने कितने संतरे खरीदे, 24 संतरे। ठीक है, अब हम बेच कैसे रहे हैं, सेलिंग प्राइस देखते हैं। 2 का इससे गुणा करेंगे 57 से, क्या आएगा 114, 114 रुपए में हमने बेचा, और कितने संतरे बेचे, 12 का 2 से गुणा, 24 संतरे। देखिए बस यही समझने वाली बात थी, यही वाली, और उसके बाद में तो हमने उसे गुणा करके लिखा है। अब देखिए अब हमें क्या बताना है, क्या हमें इसमें प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज बताना है कि हम इस संतरों को काट दें ना, नहीं तो हम ऐसे बता दें 102 से 114 कितना लाभ हो रहा है, 102 पे कितना परसेंटेज है, वो परसेंट बताते थे अभी तक हम, सही बात है ना। इस बार ये वैसे नहीं पूछ रहा, इस बार देखिए अब आप ऐसे देखिए कि यहाँ कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये देखिए हमारे हिसाब से कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो हम देखते हैं 102 से 114 कितना प्रॉफिट है, 12 रुपए। सवाल के हिसाब से बताइए कितना है, 45। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्वेश्चन कह रहा है 45 रुपए का प्रॉफिट है, और हमारे हिसाब से कितना है, 12 का। इंटू हम किससे करेंगे, जो हमें सवाल पूछ रहा है, ये तरीका हम अपनाएंगे हर बार, है ना, यही तरीका रहेगा हमारा। इसने पूछा बेचे गए संतरों की संख्या। अब एक बात बताओ, आपने कितने संतरे बेचे, सेलिंग प्राइस में देखिए कितने बेचे, 24, और खरीदने वाले पूछते तो भी 24, 24 ही है ना, तो हम गुणा किससे करेंगे इसे, 24 से, ये बात थी, और ये सवाल का हल आ जाएगा। अब इसमें कुछ भी पूछे वो हम सब चीज बता सकते हैं, ये ऐसे भी पूछता है ना खरीदे गए संतरे कितने हैं, तो भी 24 है, बेचे वाले कितने हैं, 24 है, या फिर ऐसा पूछता है ना संतरे कितने हैं, तो 24 ही हैं, जितने खरीदे हैं उतने बेचेगा। अब इसे काट पीट देंगे, आंसर आ जाएगा, देखिएगा। ठीक है, तो ये इससे काट दिया 2 बार। ठीक है, 2 का इससे गुणा करेंगे तो बताइए क्या आएगा, 90। तो हम ऐसा कह सकते हैं ये जो पूरा गेम था वो 90 संतरों का था, और ये सवाल का जवाब है। तो कोई भी चीज नई नहीं हुई है, देखिए कुछ भी नया नहीं हुआ, सिर्फ पता है नया क्या हुआ है, ये नीचे वाला स्टेप, नीचे वाला स्टेप सिर्फ नया है, जिसमें हमें लाभ दिया गया, तो इसलिए हमने लाभ के नीचे लाभ लिखा। और इसने पूछा क्या संतरे, तो हमने संतरे से गुणा किया, ये बात। ठीक है, अब आप इसे लिख सकते हैं, ये क्रॉस प्रोडक्शन नहीं होता, है ना, अगर आप इसे क्रॉस प्रोडक्ट लगाते तो ये नहीं हो पाता। जैसे मैंने आपको कहा मैं कोई फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, कभी भी कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है, हम हर एक चीज को ऐसे कन्वर्ट कर देंगे, ये जो आप देख रहे हैं ना अंत में, हर चीज ऐसे होगी। बस आपको 10-12 दिन का थोड़ा सब्र रखना होगा, क्योंकि देखिए अगर आप किसी दूसरे टीचर से पढ़ते हैं ना, तो उसमें और जो पहले आपने पढ़ा है उसमें फर्क होता है। टीचर सभी अच्छे होते हैं, टीचर में कोई फर्क नहीं होता, यहाँ कोई कहा कोई कौन बढ़िया हुआ कौन खराब है, खराब बढ़िया की कोई हुआ, लोग मूर्तियां से सीख ले हुए यार, सही बात है ना, वो द्रोणाचार्य वाली स्टोरी है, वैसी बात है। तो वो लगन की बात होती है आपके।
ठीक है, एक बार मैं फिर से इस चीज को रिपीट करता हूं, आप फटाफट से लिख लीजिए। हाँ हाँ, और आएगा ना, आगे आएगा ऐसा एक और, ऐसा एक सवाल और आएगा। देखिए जो चीज बढ़िया है ना, ये ऐसा कह सकते हैं